हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका और इसका जो एग्जाम होता है उसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जीके, मैथ, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछे जाते हैं। और मैं कहूंगा आपको, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। मैं कहूंगा, अगर आपका तैयारी अभी तक बीएसएससी कार्यालय परिचारी का नहीं हुआ है तो आज का यह क्लास कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि आपके बीएसएससी में 2024 में पूछा गया सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। या बड़ा की जगह कभी कभी गहरा दे दे तो याद रखिएगा सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? गहरा कहे या बड़ा महासागर कहे, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये सवाल ना पूछ के कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये सवाल ना पूछ के ये पूछ दे प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए प्रशांत महासागर का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 16 करोड़ 53 लाख। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है? जैसे में सबसे बड़ा यहां पर पूछ दिया तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में यहां पर 2 सवाल आपको क्लियर किए हैं, यहां से दोनों में से कोई एक सवाल इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसका सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर। ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो 2025 में एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसमें ये सवाल पूछा गया है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मतलब 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्ष 1942 के जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यह आपके एग्जाम में पूछा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया था। उसमें पूछ रहा है कि उस समय जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। वो जो जेल से भागे थे, वो भागे थे हजारीपुर जेल से भागे थे। किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जो जेल था उससे जयप्रकाश नारायण भागे थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। मेरे साथ बोलिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण ने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण
नारायण ने कौन सा आंदोलन किया? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? छात्र आंदोलन किया। कब किया? 1974 ईस्वी में। कब किया? 1974 ईस्वी में। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या सवाल कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? तो कौन सा अनुसूची, कौन सा अनुसूची में हो जाएगा? ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा अनुसूची में हो जाएगा? तो 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जो शक्ति होता है उसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में बताया गया है? 12वीं अनुसूची में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 5 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। सवाल एक कह रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया सवाल है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इनको हम लोग श्री बाबू के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्री बाबू के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो श्री बाबू के नाम से हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, या इनको बिहार केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको बिहार केसरी के भी नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं, या उनको श्री बाबू कहा जाता है। वो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपका कह रहा है, उससे पहले जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी पीडीएफ रहता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है। जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो यह आपका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 9334517119। अब आपको करना क्या है? इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है आपको। ठीक है ना, क्या लिखकर मैसेज करना है? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। फिर मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सवाल आपका क्या था, अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर कह रहा है नील दर्पण नाटक। एक नील दर्पण नाटक है, नाटक जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण का वर्णन है। इसको किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक नाम का एक किताब है, उसको किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। या नील की खेती पर, नील की जो खेती था, जो किसानों पर शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ यह लिखा गया बुक था। इसको किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और इसी नील की खेती को दूर करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? याद रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब यहां पर देख लेते हैं, जैसे में बंकिम चंद्र चटर्जी आपके वंदे मातरम के लेखक हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नील दर्पण नाटक जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों का वर्णन है, उसे किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी
वंदे मातरम के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके जनगण मन के लेखक हैं, यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आगे चलते हैं, 7 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसको हिंदी में हम लोग करें तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। वस्तु एवं सेवा कर होता है। यह किस वर्ष लागू किया गया था? आपकी एग्जाम में पूछा जाता है जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी कब लागू किया गया था? याद रखिएगा, ये सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपका जीएसटी लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपका जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसका हिंदी में बताएंगे तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास होता है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करना चाहते हैं और इस वक्त सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो यह चैनल आपका भाग बदल देगा, आपको नौकरी दिलाकर रहेगा। तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास होता है। हालांकि आप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, आप क्लास को पूरा देखिए और तहलका मचा दीजिए इस बार, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 8 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहा है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहा है? मतलब वहां पर सोना निकलने का आशंका बताया जा रहा है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सोना निकलने का आशंका बताया जा रहा है कि हाँ वहां पर सोना हो सकता है? तो यह आपका जमुई जिला है। जमुई जिला में सोना निकलने का, सोना का भंडार होने का संभावना बताया जा रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग कौन कौन से जिला से यह वीडियो को देख रहे हैं। एक बार कमेंट में कर लीजिएगा और देखते हैं किस जिला का बच्चे यहां से ज्यादातर वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कमेंट कीजिए अपना जिला फटाफट, आप लोग किस जिला से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आप, इसमें और भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा जाता है बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। बिहार में बंदूक बनाने का सबसे ज्यादा कारखाना या सबसे बड़ा कारखाना कह सके वो कहाँ में स्थित है? तो वो आपका मुंगेर में ही है। और सिगरेट बनाने का भी सबसे ज्यादा कारखाना आपका कहाँ में स्थित है? मुंगेर में ही स्थित है। सिगरेट बनाने का सबसे ज्यादा कारखाना मुंगेर में स्थित है, या बंदूक बनाने का सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में यही सवाल छपता है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 9 नंबर आपका सवाल कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51, मतलब संविधान 51A, अनुच्छेद 51A, यह किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। यह आपका 2025 में पूछा गया सवाल है। मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं, आपकी एग्जाम में अनुच्छेद से कहां-कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 आपका होता है 32, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, 10 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर आपका सवाल है असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उससे पहले आपकी एग्जाम में पूछ दे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उस समय बिहार में जो कृषक आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, स्वामी विधानंद ने किया था। विद्यानंद नहीं, विधानंद ने किया था। स्वामी विधानंद ने आपका कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो बिहार में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का वह कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ये 23 में पूछा भी गया सवाल है। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? याद रखिएगा, ये आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे सौर मंडल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा प्लेनेट किसको कहा जाता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है? तो बुध को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं, यानी जुपिटर को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। जुपिटर को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लाल ग्रह किसे कहते हैं या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? लाल या गुलाबी ग्रह किसे कहते हैं? लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को, यानी मंगल प्लेनेट को हम लोग लाल या गुलाबी ग्रह कहते हैं। आपके एग्जाम में वरुण के बारे में भी पूछ लेता है। यह सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह, 8वां ग्रह है जिसका रंग हरा होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह हम लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? हरा ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के गठन में कौन शामिल नहीं था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के 1931 के गठन में कौन शामिल नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके गठन में जब यह पार्टी बन रहा था तो कौन इसमें से शामिल नहीं था? ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2024 में पूछा गया सवाल है। गर्दा कर देना, इस बार आपका सिलेक्शन हम करेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में नहीं शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? फूलन प्रसाद वर्मा शामिल थे, जयप्रकाश नारायण शर्मा शामिल थे और गंगा शरण सिन्हा शामिल थे। यहाँ पर स्वामी सहजानंद आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी में शामिल नहीं थे। अगला नंबर सवाल क्या करा? 13 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रसिद्ध हर्ष चरित्र, प्रसिद्ध जो हर्ष चरित्र पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध हर्ष चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध हर्ष चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर सवाल है, 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भोर का तारा, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? याद रखिएगा, भोर का तारा या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या सनशाइन स्टार हम लोग किसको कहते हैं? तो वेनस यानी शुक्र को हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या उसको क्या बोले भी एक सनशाइन स्टार कहा जाता है। किसको कहते हैं? वेनस यानी शुक्र को हम लोग सनशाइन स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये सौर मंडल का आपका प्रश्न है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। सनशाइन कहने का मतलब है सबसे चमकीला तारा। 15 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में एक बार बताएंगे कि हाँ सर हमको यह दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है। और मैं उनको बता दूं जो तैयारी अभी से नहीं कर रहे उनका एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट है। जो अभी से तैयारी नहीं कर रहे उनको बता दूं अप्रैल में आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम स्टार्ट है। अप्रैल में लगभग 20 तारीख से लगभग 20 लेकर हम लोग चलते हैं। ऐसे 21-22 का आपका होगा, लेकिन लगभग हम लोग 20 लेकर चलते हैं, यानी अप्रैल लेकर चलते हैं। उतना छोड़ के अप्रैल की तैयारी में लग जाइए। अप्रैल में आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होगा।
चलिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह द्वारा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 16 नंबर आपका सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? याद रखिएगा, हार्मोन हम लोग किस विटामिन को कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्मोन के नाम से हम लोग विटामिन डी को जानते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे में सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को भी हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसे यह सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, जिससे आपका हड्डी मजबूत होगा, आपके शरीर का वृद्धि होगा, विटामिन डी अगर आपके शरीर में मिलता है तो। अब आपके एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है? आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी आपका क्या है? जल में घुलनशील है। अगला नंबर सवाल क्या है? 17 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? कोई बच्चे हमको बताएंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, एकल नागरिकता की अवधारणा यह किस देश से लिया गया है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। यह जो लिया गया है आपका, यह कनाडा से लिया गया है। ये कहां से लिया गया? कनाडा से। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। मतलब संविधान का कुछ कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि दूसरे देश से लिया गया है, जो कि दूसरे देश से प्रेरित है। जैसे में यहाँ पर एकल नागरिकता आपका कनाडा से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो ये आपका लगभग में पहले 7% आता था, लेकिन अब लगभग में आपका 10.5% आता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार में कुल लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर वन है? तो लगभग 10.5%। 10.5%। 19 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, एडीबी का पूरा नाम क्या होता है? टोक्यो होता है। कहां पर होता है? टोक्यो होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टोक्यो में स्थित है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हो रहा था, पश्चिमी चंपारण में नील विद्रोह को दूर करने के लिए, नील विद्रोह में क्या हो रहा था? अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है, उसमें से 3 कट्ठा खेत, मतलब 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना अनिवार्य है। कितना में से? 20 में से 3 कट्ठा आपके नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज ने। इसी को दूर करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को अपने पश्चिमी चंपारण में एक चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था। फिर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत होता है अंग्रेज से। अंग्रेज ने जब पश्चिमी चंपारण बिहार में हमारा आया, तो यहाँ पर एक नियम लगा दिया कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है, उसमें से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना अनिवार्य है, नहीं तो अंग्रेज आपको खेत से निलंबित कर देगा, यानी आपका वो खेत नहीं रहेगा। अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें से 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को देखते हुए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को अपने
पश्चिमी चंपारण में बुलाया था, पश्चिमी चंपारण में बुलाया था। और यहां से सवाल क्या बनता है, जो महात्मा गांधी जी आए थे उससे पहले महात्मा गांधी जी ने एक भी आंदोलन नहीं किया था। आपके एग्जाम में यहां पर सवाल पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला किया गया आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला किया गया आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। किसने महात्मा गांधी जी को बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। और बुलाया तो मतलब बुलाया तो था ही, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंग्रेज देखा कि ये गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, तो अंग्रेज ने उनको जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की क्या दी? धमकी दी। फिर भी महात्मा गांधी जी नहीं डरे, तो अंग्रेज ने एक उपाय लगाया कि महात्मा गांधी जी के खाने में जहर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जहर मिला देते हैं। और जहर वाला जो थाली था, जो खाना था, वह किसको दिया? एक बत्तख मियाँ को दिया। बत्तख के मियाँ आदमी का नाम है, उसको खाना देने को बोला। तो एक बत्तख जो मियाँ था, ये सोचा कि नहीं, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे काम करें, वो अच्छे आदमी है। तो इन्होंने क्या किया? खाना के प्लेट को बदल दिया। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया? तो कौन बचाया? बत्तख मियाँ, यही ना थलिया बदला था। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को दिक्कत है, एक बार सबसे पहले आप लोग रेड हार्ट कमेंट में आना चाहिए, एक बार दिल से प्यार आना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं आप लोग का कितने बच्चों का रेड हार्ट मेरे प्रति आता है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आपका एक कमेंट बहुत ही हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज सो रिक्वेस्ट, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग कमेंट में दे दे, ठीक है। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब आपका आ रहा है, अब मेन आपका आ रहा है हिंदी। अब आपका क्या आ रहा है? हिंदी, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तक जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। गगरी छलकत जाए, अधगल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कम ज्ञान है और बहुत अधिक बोल रहा है, यानी अधगल गगरी छलकत जाए, उस मुहावरे का अर्थ यही होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कर देंगे हम लोग? बिल्कुल सही कर देंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को मैथ भी करना है। उन्मेषण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेषण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? आपका उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में 2 सवाल बनता है। कितना सवाल पूछा जाता है? 2 सवाल। उपसर्ग का मतलब होता है कि यह किसी शब्द के आगे लगता है। क्या लगता है? आगे। समझाना आपको चाहे ये क्या होगा, कैसे होगा, तो देख लीजिएगा। जैसे में विद्यालय, क्या हो जाएगा? जैसे में हम आपको समझाना चाहे विद्यालय, तो इसमें विद्या आपका आगे वाला शब्द है, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। और पीछे वाला शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, तो आलय। विद्या अब प्लस में आलय, तो विद्या आगे वाला शब्द है तो उपसर्ग, आगे वाला शब्द को उपसर्ग और पीछे वाला को प्रत्यय। बात इतना ही समझना है। उसी प्रकार से यहाँ पर करा उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग का मतलब आगे वाला, तो कौन सा हो जाएगा? उद प्लस में मेष, उद प्लस में मेष। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर आपका सवाल है, जहां उपमेय में उपनाम की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर सवाल है अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर मैं आपको एक मौका देता हूं, ये 4 में से 4 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप राइट बता दीजिए, हम आपको फ्री पीडीएफ दे देंगे। अगर आप इसका राइट आंसर बता देते हैं तो मैं जो आपको 99 का पीडीएफ देता हूं वो आपको फ्री में दे देंगे। जो बच्चे इसका राइट आंसर बता पाएंगे उनको हम फ्री में। सबसे पहले आप जवाब बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन जिन बच्चों को आप
मतलब आपको बिना चोरी किए हुए इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बच्चे इसका राइट आंसर बिना चोरी किए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट इसका राइट आंसर भेजते हैं, उनको मैं फ्री पीडीएफ दूंगा। उसको मैं क्या दूंगा? फ्री पीडीएफ दूंगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर भेजते हैं, ठीक है ना। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इसका राइट आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। अगर आप जैसे ही भेजेंगे मैं समझ जाऊंगा, मैंने बोला था आपको पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगर राइट आंसर होता है तो, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध का वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइए अगर पता है तो। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है इसमें कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? कवियत्री। इसमें कौन सा सही होगा? कोई बच्चे बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से कवित्री सही होगा या कौन सा सही होगा? कौन बच्चे बता सकते हैं? कवित्री क्या होता है? कवित्री होता है। ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है, क्या कर रहा है? जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृतधन कहते हैं। जो मानता है उसे हम लोग कृतक कहते हैं, जो नहीं मानता उसे कृतधन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? याद रखिएगा, दशानन में जिसमें भगवान का नाम आ जाए, और दशानन भी एक तरफ से भगवान ही का मतलब भगवान ही का रूप था, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बिल्कुल आंख मूंद कर मान दीजिए, बहुब्रीहि समास। अगर पूछेगा नीलकंठ कौन सा समास होगा? नीलकंठ भगवान का नाम है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे में और भी पूछता है नीलांबर कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। जो भी भगवान का नाम आ जाए, जो सॉरी नीलांबर नहीं होगा लेकिन भगवान का जो नाम आएगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे में चक्रपाणी हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, ये सब आपका बहुब्रीहि में आ जाएगा। दिग्गु में क्या आता है? जिसमें आपका शुरुआती संख्या संख्या हो, जो शुरुआती वर्ड हो वो संख्या हो। जैसे में चारपाई, चारपाई तो चार इसमें संख्या आ रहा है, तो दिग्गु जिसमें संख्या है वो दिग्गु समास। ठीक है, बात क्लियर। 18 नंबर आपका सवाल कह रहा है अष्टावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अष्टावर का जंगम होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल क्या? भानुदय में प्रयुक्त शब्द का संधि संधि नाम बताइए। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय में कौन सा संधि हो जाएगा? याद रखिएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। मृगनयनी में कौन सा समास प्रयुक्त है? मृगनयनी में कौन सा समास प्रयुक्त है? याद रखिएगा, मृगनयनी यानी मृगनयनी मतलब आंख जैसी नयन वाली, आंख मतलब हिरन जैसी नयन वाली। तो ये कर्म को उसका धारण किए हुए, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है आठ आठ आंसू होना। आठ आठ आंसू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, बहुत अधिक विलाप करना। जैसे में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक पछतावा होता है, यानी उसको आठ आठ आंसू रोना, बहुत अधिक पछतावा होना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? विभारी शब्द का विभारी किस प्रकार का शब्द रूप है? विभारी किस प्रकार का शब्द रूप है? याद रखिएगा, विभारी विभा प्लस में वरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर याद रखिएगा, दामनी को हम लोग बिजली भी बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरनी, तरनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, तरनी को हम लोग सूर्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य भी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? पावक में कौन सा संधि है? पावक में आपका कौन सा संधि है? याद रखिएगा, पावक में आपका अयादि संधि है। कौन सा संधि है? अयादि संधि है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल क्या है? 17 नंबर आपका सवाल क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाथ कंगन को आरसी, लुकोक्ति का क्या अर्थ है? हाथ
कंगन को आरसी लुकोक्ति का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिसके जो सही व्यक्ति है उसको प्रत्यक्ष यानी कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। 18 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? उत्कर्ष शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का उल्टा क्या होता है? अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है अकिंचन कहते हैं। 2024 का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग अकिंचन कहते हैं। 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर आपका सवाल है, घृणा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? घृणा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? घृणा को हम लोग घृणित कहेंगे, विशेषण में क्या कहेंगे? घृणित कहेंगे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैथ के सवाल को चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। उससे पहले आप लोग हिंदी में अपना स्कोर बताइए कितना आपने सही किया। मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 4 दिया, उसका लघुत्तम 120 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख लेना है। दो संख्या का अनुपात 3 और 5 4 है। दो को संख्या दिया 3 और 4, इसका एलसीएम दिया है 120। एलसीएम हम लोग इसका भी निकाल देंगे तो 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम निकालेगा नहीं लगेगा तो एलसीएम दिया है। और अनुपात में तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? एक्स। तो 112 एक्स बराबर 120, तो 12 से 120 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो एक्स बराबर 10 आंसर। एक्स बराबर कितना आंसर? 10 बराबर 10। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 दिया तो एक्स 3x हो जाएगा ना, तो ये अनुपात में तो 3 गुना 10 तो 30 और इसका 40, तो 30 और 40 आंसर दोनों का योग पूछा है, तो 30 और 40 70। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। नहीं तो अगले क्लास में अभी आपको मैथ भी करवाते और भी इंपॉर्टेंट मैथ करवाते, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, इतना लंबा है, इसलिए वीडियो को क्या करा है? द एंड करना पड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।